आपने बोला कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, पीरियड्स के दौरान साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा मेंटेन करके लड़कियों को रहनी चाहिए। काफ़ी लोग इस बात को नहीं समझती हैं सर, तो ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेंस्ट्रुएशन के समय और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। साफ़ सफाई तो हमेशा इम्पॉर्टेंट है। ब्रेस्ट कैंसर की अगर बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर का भी मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। ये कैसे होता है और इसके लक्षण क्या क्या और इससे हम कैसे बच सकते हैं? अब हम आते हैं माउथ कैंसर की ओर। जैसा कि सर अभी आपने बताया कि उसके केसेस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो वो कैसे होते हैं और क्यों? गोल ब्लैडर कैंसर, ये भी कई ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसके क्या कारण हैं और कैसे हो रहे हैं और इसको रोक कैसे लगाया जा सकता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। इस वक्त हम सन हॉस्पिटल में डॉक्टर राजेश कुमार गोस्वामी के साथ मौजूद हैं, जिनसे हम कैंसर, जो एक काफ़ी बड़ी और गंभीर बीमारी है, जिसके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सा कैंसर हमारे इंडिया और बिहार में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। साथ ही महिलाओं को होने वाले कैंसर के बारे में भी डिस्कस करेंगे और कैंसर के लक्षण क्या होते हैं, वो बढ़कर कितने आगे तक जा सकता है और कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम सर से डिस्कस करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा कौन से कैंसर देखे जाते हैं? बिहार में और पूरे इंडिया में सबसे कॉमन कैंसर ओरल कैविटी या मुंह का कैंसर है। उसका रीज़न है कि यहाँ के लोग खैनी का यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा और गुटखा का भी, इसलिए ये नंबर 1 कैंसर है। और अदर कॉमन अगर बात करें, फीमेल में नंबर 1 ब्रेस्ट कैंसर है और नंबर 2 पे कैंसर सर्विक्स या उसको आम बोलचाल की भाषा में बच्चेदानी के मुंह का कैंसर ही बोलते हैं। और एक यूनिक कैंसर जो हमारे यहाँ बिहार, यूपी एंड झारखंड में सबसे कॉमन है, वो कैंसर गॉल ब्लैडर का कैंसर है। तो ये कॉमन कैंसर है, लेकिन कैंसर शरीर के हर एक पार्ट को इन्वॉल्व करता है, तो और कॉमन भी है। तो एक बहुत बड़ा डिस्कशन हो जाएगा, तो हम लोग ये 4 कैंसर, मुख्य जो कैंसर है उस पर कंसंट्रेट करें। सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि सर्विक्स, जो कि महिलाओं को होने वाली कैंसर है सर, तो सबसे पहले मैं आपसे इसी पर बात करना चाहूँगी कि सर्विक्स जो कैंसर है वो कहाँ होता है और महिलाओं को कैसे होते हैं? बच्चेदानी जो आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, उसको इंग्लिश में यूट्रस कहा जाता है। तो यूट्रस का जो टिप या उसका मुंह बोलते हैं, नीचे का पोर्शन होता है, उसको सर्विक्स बोलते हैं। और सर्विक्स का कैंसर करीब 5 साल पहले इंडिया में सबसे कॉमन कैंसर था फीमेल में, लेकिन अब कैंसर ब्रेस्ट का इंसिडेंस थोड़ा ज़्यादा हो गया है, प्लस कैंसर सर्विक्स का इंसिडेंस थोड़ा कम हुआ है, इसलिए कैंसर सर्विक्स अभी दूसरे नंबर पे है, कैंसर ब्रेस्ट पहले नंबर पे है। कैंसर सर्विक्स जो है वो पूरी तरह से, या आप कह सकते हैं कि 90% कम से कम वो प्रिवेंटेबल कैंसर है, इसकी रोकथाम हो सकती है। अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो 1/3 कैंसर प्रिवेंटेबल होते हैं। सारे कैंसर को मिला के अगर बात करें, 2/3 कैंसर प्रिवेंटेबल नहीं होते हैं, क्योंकि उनका एग्जैक्ट कॉज नहीं पता है, कारण नहीं पता है। लेकिन सर्विक्स कैंसर एक ऐसा है जिसका कारण हमें पता है और 90% हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके 2 मुख्य कारण हैं। एक तो हाइजीन की कमी होना, इसलिए अगर कोई साफ़ सुथरा नहीं रहता है, ख़ास करके जब मेंसेस का टाइम रहता है फीमेल्स में, उस समय ठीक से पैड का यूज़ नहीं करना या थोड़ी गंदगी यूज़ रहना, ठीक से प्राइवेट पार्ट को साफ़ नहीं करना और अच्छे से खाना नहीं खाना। खाना हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो मुख्यतः कैंसर सर्विक्स HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन से और बार बार इन्फेक्शन होने से होता है। तो हम लोग उससे 2 तरह से बच सकते हैं। एक तो अगर यंग एज में, अनमैरिड एज में ही 9 से 26 साल के एज में अगर गर्ल्स को टीका दिलवाएं, वैक्सीन दिलवाएं, तो उससे कैंसर सर्विक्स से बचाव हो सकता है। दूसरा है कि हम लोग हाइजीन अगर मेंटेन करें,
इसके बारे में लोगों को जानकारी अच्छे से दें समाज में जाके, और ख़ास करके आप लोग का बहुत बड़ा रोल है। हाइजीन मेंटेन करें, उससे भी एक बहुत बड़ा तबका जो है वो उस कैंसर से बच सकता है। और तीसरा है स्क्रीनिंग। भगवान ने इस कैंसर से बचने के बहुत सारे उपाय दिए, कैंसर सर्विक्स से। अगर किसी को भी लिकोरिया जैसे बोलते हैं, भी पीवी डिस्चार्ज या लिकोरिया हो रहा है, तो वो गायनेकोलॉजिस्ट से, महिला डॉक्टर से जाके दिखाना चाहिए। और अगर उनको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है या ऐसे नहीं भी है, तो एक स्क्रीनिंग होता है, उसमें हम लोग जांच करते हैं, तो वो कैंसर के पहले वाले स्टेज में भी हम लोग उसको पता कर सकते हैं, और उसके बाद उसका बड़ा सिंपल सा इलाज से हम लोग कैंसर से बच सकते हैं, या कैंसर ना हो उसका स्टेप उठा सकते हैं। तो कैंसर में तब्दील होने से पहले करीब 10 साल का पीरियड रहता है। अगर किसी को भी कोई सिम्टम हो रहा है, लिकोरिया हो रहा है, तो स्क्रीनिंग अगर कराएंगे तो कैंसर होने के जो प्री कैंसरस स्टेज जिसको बोलते हैं, वो कम से कम 10 साल पहले हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, फीमेल्स को गायनेकोलॉजिकल चेकअप रेगुलर कराना चाहिए। प्लस मैंने हाइजीन की बात की, और वैक्सीन जो एज ग्रुप है उसमें देना है, तो ये कैंसर 90% प्रिवेंट हो सकता है। सर, आपने बोला कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, पीरियड्स के दौरान साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा मेंटेन करके लड़कियों को रहनी चाहिए। काफ़ी लोग इस बात को नहीं समझती हैं सर, तो ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेंस्ट्रुएशन के समय और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। साफ़ सफाई तो हमेशा इम्पॉर्टेंट है, मेंसेस के समय और भी इम्पॉर्टेंट होता है। और ये जानकारी महिलाओं में, फीमेल्स में बहुत बार संकोच के चलते ये टॉपिक लोग डिस्कस नहीं करते हैं। 1 मिनट, आपने कहा कि गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, तो बहुत सारी महिलाएं और लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने में डरती हैं। गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने का मतलब है जब आपको कोई प्रॉब्लम है तब मिलना है, लेकिन जब हम हाइजीन की बात करते हैं, वैक्सीन की बात करते हैं, तो ये जनरल एक डिस्कशन ओपन फोरम में डिस्कस करना चाहिए। संकोच नहीं होना चाहिए। समाज में ऐसा है कि इस चीज़ पे हम लोग खुल करके बात करें, तो कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की। हाइजीन के लिए कोई डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सर, ब्रेस्ट कैंसर की अगर बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर का भी मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। ये कैसे होता है और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, और इससे हम कैसे बच सकते हैं? ब्रेस्ट कैंसर पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 कैंसर फीमेल में है, और सबसे ज़्यादा होता है। और ये इसका इंसिडेंस बढ़ता ही जा रहा है। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इसका इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। तो जिस कैंसर, इसमें कुछ कारण हैं इसके बढ़ने के, जो हम लोग एक अर्बन लाइफ स्टाइल जीते हैं उसमें ये और भी ज़्यादा होता है। एफ्लुएंट जब होते हैं और भी ज़्यादा होता है। इसके कुछ कारण हैं जो हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि फैटी डाइट अगर बहुत ज़्यादा लेते हैं, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा यूज़ करते हैं, और मे बी कि अभी हम लोग जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल में एक डब्बा बंद खाना वगैरह जितना भी होता है फ्रेश नहीं खाते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रूट्स नहीं खाते हैं। उसका एक रीज़न है एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल यूज़ करते जो रहते हैं उनका। सबसे इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेस, क्योंकि आजकल की फीमेल्स को घर में भी काम करना पड़ता है, बाहर भी करना पड़ता है, तो एक उनका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। तो स्ट्रेस में नेगेटिव हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, और वो बॉडी को बहुत तरह से अफेक्ट करता है। और उसमें कुछ ऐसे हार्मोन हैं जिनका एग्जैक्ट पता हम लोग को नहीं है, फिर भी वो सारे हार्मोन्स जो है स्ट्रेस में, वो कैंसर के जो भी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ है उससे बढ़ा करके कैंसर को बढ़ाते हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है जब हम लोग का पता नहीं चले। कुछ ये भी है, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग कुछ महिलाएं नहीं करती हैं बच्चों को, उनमें भी ज़्यादा इंसिडेंस होता देखा गया है। कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट जिनका हो रहा है या हार्मोनल यूज़ करते हैं अपने हेल्थ के लिए या फिगर के लिए, तो उसमें भी ज़्यादा होता है। प्लस 5 to 6% ये फैमिलियल भी होता है। अगर घर में किसी को, माँ को, बहन को, मासी को, इन लोगों को है, तो उसमें चांसेस उसके फैमिली में ज़्यादा होता है होने का। इसके बावजूद ये अगर हम फैक्टर हटा दें तो बहुत सारा चीज़ हम लोग नहीं जानते हैं कि ये क्यों होता है। जिस कैंसर को हम लोग प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, जैसे हमने कहा कि कैंसर सर्विक्स को 90% तक प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन कैंसर ब्रेस्ट को हम लोग उतना दूर तक प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में हम लोग अर्ली डायग्नोसिस पर जोर देते हैं कि शुरुआत में ही पता चल जाए।
छोटा में ही पता चल जाए। ये अगर होगा तो उसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट से वो पेशेंट ठीक हो जाएंगे। तो अर्ली डायग्नोसिस, ब्रेस्ट कैंसर में हम लोग डायग्नोसिस पे जोर देते हैं, इसलिए काफ़ी कार्यक्रम भी इस पर होते हैं। पिंक कार्निवाल वगैरह जो होते हैं, ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए है। तो महिलाओं को खास करके जब वो 25 से 30 के एज से ऊपर हो जाएं तो उनको 3 महीने में एक बार जो है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन अपने आईने के सामने खड़े होकर के करना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि कोई गांठ कहीं नहीं फील हो रहा है, उसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई स्किन में पकड़िंग, स्किन अंदर की तरफ अगर धंसा हुआ कहीं लग रहा है, किसी एक ब्रेस्ट में शेप चेंज लग रहा है, निप्पल अंदर की तरफ धंसा हुआ लग रहा है, या एक्जिला या कांख जिसको बोलते हैं उसमें कोई सूजन लग रहा है, कहीं पर रेडनेस लग रहा है स्किन में, ये सब अगर उनको मिलता है तो डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। सर आप कह रहे हैं कि मतलब मिरर के सामने खड़े होकर सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए कि कहीं पर ब्रेस्ट में कुछ अलग चीज़ें, गांठ या फिर स्किन में रेडनेस ये सब नज़र न आ रहा हो। या ये बहुत ज़रूरी है करना। और अगर कोई महिला 40-45 के ऊपर की एज की हैं तो उनको एनुअली, आइडियली जो है एनुअली मैमोग्राफी, स्क्रीनिंग मैमोग्राफी बोलते हैं, वो कराना चाहिए। उसका एडवांटेज है कि मैमोग्राफी उस बहुत ही छोटे कैंसर को डिटेक्ट कर सकता है। 0.5 सेंटीमीटर मतलब 5 मिलीमीटर के कैंसर को भी डिटेक्ट कर सकता है, बहुत छोटा, जो कि हाथ से फील नहीं होगा, वो उसके पहले ही उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ हमारा कंट्री बहुत एफ्लुएंट नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कीम नहीं है। अदरवाइज़ वेस्टर्न कंट्री में 45 से ऊपर की महिलाओं को फ्री में एनुअली स्क्रीनिंग मैमोग्राफी हर एक लेडीज़ का कराया जाता है, सो दैट कि हम लोग बहुत जल्दी उसको डिटेक्ट कर लें और उसका ट्रीटमेंट कर लें। तो हमारे यहाँ जो महिलाएं उसको अफोर्ड कर सकती हैं, 45 से ऊपर की महिलाओं को के लिए है, और अगर फैमिली में हिस्ट्री है तो फिर 30 के स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं जनरल बात कर रहा हूँ, एक ब्रॉड वाला, कोई रेयर बात करना अच्छा नहीं है। तो 45 से ऊपर की महिलाओं को एनुअली, मतलब कि एक साल में एक बार स्क्रीनिंग मैमोग्राफी कराना चाहिए, जो अफोर्ड कर सकती हैं उसको। जो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, क्योंकि हम जब बात करते हैं तो पूरे पॉपुलेशन के लिए बात करते हैं, बहुत सारी गरीब महिलाएं हैं कि जिनका नहीं है कि हर एक चीज़ में अफोर्ड करें, तो उनको कम से कम सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू, हम लोग के थ्रू बताना चाहिए कि कैसे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में क्या देखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपके थ्रू एक बार बोलना चाहूँगा कि लोगों में एक भ्रांति है कि कैंसर में दर्द होगा ही होगा। लोग ये मान के चलते हैं कि हमको दर्द नहीं है अगर, तो ये कैंसर नहीं है, जबकि बात बिल्कुल उल्टी है। शुरुआत में कैंसर में बिल्कुल दर्द नहीं होता है, और इसीलिए ज़्यादातर पेशेंट जो है वो लेट आती हैं। एडवांस जब स्टेज हो जाता है तभी दर्द होता है। तो कोई भी महिला अगर उनको एक ब्रेस्ट में, एक तरफ में कोई गांठ फील होता है और उसमें दर्द नहीं हो रहा है, तो उनको शंकित होना चाहिए और बिना संकोच किए डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। अगर आपके दोनों ब्रेस्ट में दर्द होता है, फिर वो ठीक हो जाता है, फिर दर्द होता है, तो वो ज़्यादातर 99% चांस है कि उसमें कैंसर नहीं है। लेकिन जिस गांठ में दर्द नहीं हो रहा है और एक तरफ है वो नया, अपने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना से लगता है कि हो गया है, तो उसमें डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। हो सकता है कि कोई ज़रूरी नहीं कि कैंसर हो, लेकिन ये शंका ज़रूर उत्पन्न होनी चाहिए। ज़्यादातर पेशेंट जो हमारे पास आती हैं वो सोचती हैं कि इसमें दर्द नहीं हो रहा है तो कैंसर नहीं है। जैसे बैठेंगी वो बोलेंगे सर मेरा तो है लेकिन इसमें दर्द नहीं है। वो खुश होती हैं, लेकिन हम लोग दुखी होते हैं कि नहीं, हो सकता है कि इनको कैंसर हो इसमें। तो ये एक समाज में, ये इसका सोसाइटी में जानना चाहिए कि बिना दर्द वाला जो गांठ है वो ज़्यादा डेंजरस है, उसको ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो आपने सुना, सारी महिलाओं और लड़कियों से ये अपील करना चाहूँगी कि अगर आपके ब्रेस्ट में गांठ पड़ रहा हो और उसमें दर्द नहीं हो तो शायद वो कैंसर का संकेत हो सकता है, और अगर आपकी हाल भी ऐसी है तो जल्द से जल्द डॉक्टर से मिले। सर, 2 कैंसर के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया जो कि महिलाओं में ज़्यादातर पाए जाते हैं। अब हम आते हैं माउथ कैंसर की ओर। जैसा कि सर अभी आपने बताया कि उसके केसेस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो वो कैसे होते हैं और क्यों होते हैं? उसका सबसे इम्पॉर्टेंट है, माउथ कैंसर भी प्रिवेंटेबल है।
इट इज़ मोर देन 95% प्रिवेंटेबल। अगर चाहे तो रोका जा सकता जी, उसका मुख्य कारण जो है तंबाकू है। चाहे आप खैनी खा रहे हो, गुटखा खा रहे हो, गुल ले रहे हो, पान का यूज़ कर रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, सारे चीज़ में वो तंबाकू होता है। और ख़ास करके मैं आजकल देखता हूँ कि स्मोकिंग थोड़ा सा घटा है, जो यंगर जनरेशन की मैं बात करता हूँ, लेकिन गुटखा जो है वो बहुत बड़ा इंसिडेंस है और बहुत ही ख़राब है। यंग में तो और भी ख़राब है। काफ़ी बार हम लोगों ने देखा है कि वो खाते हैं तो पूरा मुंह में छाला वाइट हो जाता है। और सब्जी वब्जी खाने में भी तीखा लगता है या फिर तीखी सामान हाँ खाने बिल्कुल। तो उसको जो वाइटिश हो जाता है उसको हम लोग सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस बोलते हैं। वो एक कैंसर होने के पहले का स्टेज है, वो प्री कैंसरस एक स्टेज है। सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस अगर आप में हो रहा है तो वो शंकित होना चाहिए और उसमें बार बार डॉक्टर को दिखाना पड़ता है 2-3 महीने में कि आगे जाके कैंसर ना हो जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि तंबाकू का सेवन वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सबसे ख़राब चीज़ है। और सिर्फ तंबाकू जो है ओरल कैविटी का कैंसर नहीं करता है, ये गले का कैंसर, खाने का नली का कैंसर, लंग का कैंसर, ब्लैडर का कैंसर, तो काफ़ी कम से कम 10 कैंसर जो है वो तंबाकू करता है। प्लस बहुत सारे चीज़ जैसे कार्डियक प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम उससे होता है, डायबिटीज़ उसमें से ज़्यादा होती है, नस का प्रॉब्लम होता है। तो इतनी सारी बीमारी होती है अदर दैन कैंसर भी होती है तंबाकू से। तंबाकू का सेवन किसी भी फॉर्म में अगर बंद कर दें, पूरे इंडिया में अगर बंद कर दें, तो आप ये समझिए कि 10 लाख कैंसर के नए पेशेंट जो हैं वो कम हो जाएंगे। इतना बड़ा नंबर है, मतलब कम हो जाएंगे अगर लोग उसका सेवन कम कर देंगे तो इतना ज़्यादा कैंसर उससे होता है, तंबाकू से होता है। तो ये एक बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है और समाज में इसके बारे में जानकारी और बढ़नी चाहिए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वेस्टर्न कंट्री में स्मोकिंग जो है 25 साल पहले बहुत ही प्रीवेलेंट था, बहुत ज़्यादा। अगर आप आज जाएंगे तो वेस्टर्न कंट्री वाले समझ चुके हैं और उनके यहाँ तंबाकू का यूज़ बहुत ही कम होता है। ऐसा नहीं था कि उनके यहाँ पहले कम था, बहुत ही ज़्यादा था। 25 साल पहले का अगर फिगर आप लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन अब बहुत कम हो गया क्योंकि अवेयरनेस बढ़ी है, उनकी जानकारी जितने भी पॉपुलेशन है वहाँ के वो जानते हैं। तो लोगों ने, खास करके यंग लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है और वो काफ़ी हद तक उसमें घटी है। अब आप ओरल कैविटी पर हम लोग फिर से वापस आते हैं। ओरल कैविटी में क्या साइन होता है, कैसे समझना चाहिए कि हमको कैंसर है? तो कोई भी छाला, मुंह में अगर कोई भी छाला या वाइट पैच, वाइट छाला हो, लाल छाला हो, कोई भी छाला 1 महीने से ज़्यादा अगर है, ट्रीटमेंट भी आप कराए, कहीं किसी को दिखाया आपने और 1 महीने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा है, तो आप कैंसर के डॉक्टर को ज़रूर आप दिखाएं। 1 महीने तक कोई भी छाला होता है, हम सबको होता है, वो ठीक हो जाता है 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में ठीक हो गया, दैट इज़ डिफरेंट चीज़। लेकिन 1 महीने से भी ज़्यादा अगर कोई छाला नहीं ठीक हो रहा है तो उसमें शंका होनी चाहिए। कोई भी लूज़ टीथ अपने आप लूज़ हो गया, वो अपने आप निकलने लगा, उसके चारों तरफ में कुछ लालपन दिख रहा है, तो उसमें शंका होनी चाहिए, उसको जाकर दिखाना चाहिए। जीभ में बार बार कहीं से, दांत से कहीं कट जाता है तो हमेशा उसमें डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए और दांत को ठीक करना चाहिए। बार बार कटने से भी कैंसर होता है। तंबाकू एक अलग कारण है, एक अलग कारण है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो साइन है वो छाला होना, लाल रंग का छाला होना या वाइटिश होना या मिक्स्ड कलर का होना, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। प्लस पूरे मुंह में वाइटिश टाइप का हो जाना, मुंह को कम खुलना, ये सब जो है वो प्री कैंसरस है, उसमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सर, अब हम आखिरी सवाल आपसे ये करेंगे और जानेंगे आखिरी सवाल में कि गोल ब्लैडर कैंसर ये भी कई ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसके क्या कारण हैं और कैसे हो रहे हैं और इसको रोक कैसे लगाया जा सकता है? ये गॉल ब्लैडर का कैंसर एक यूनिक कैंसर है जो हमारे रीजन में, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होता है। चिली एक अलग कंट्री है, साउथ अमेरिका में एक कंट्री है जहाँ की इंसिडेंस यहाँ के बराबर है। अदरवाइज़ वेस्टर्न कंट्री में बहुत ही कम होता है, बहुत ही रेयर चीज़ है। इवन साउथ इंडिया में बहुत ही कम होता है, इवन नॉर्थ, एक्सट्रीम नॉर्थ भी जाएंगे तब भी बहुत कम होता है। हमारे रीजन में, बिहार में, यूपी में, बंगाल में और झारखंड में ये सबसे ज़्यादा होता है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा। और ये पेट के सारे कैंसर में सबसे ड्रेडेड कैंसर है, सबसे खतरनाक कैंसर गॉल ब्लैडर का। और उसका रीज़न ये है कि इसके बारे में रिसर्च कम है,
प्लस गॉल ब्लैडर एक बहुत थिन वॉल्ड थैली होती है, तो इसका जब पता चलता है ऑलरेडी ये एडवांस हो जाता है। जैसे ही आपको दर्द स्टार्ट हुआ, अगर कैंसर हो गया है तो उसमें समझना है कि ये एडवांस हो गया, और उसकी जितना भी ट्रीटमेंट करें बड़ा ख़राब इसका रिज़ल्ट है। जब तक ये गॉल ब्लैडर के अंदर है कैंसर, तब तक इसका ट्रीटमेंट हम लोग कर लेते हैं, सर्जरी इसका मुख्य इलाज है। लेकिन अगर इस गॉल ब्लैडर के वॉल के बाहर अगर ये चला गया तो सारे इलाज करने के बाद भी बहुत कम पेशेंट इसमें बच पाते हैं। तो बहुत ही ख़तरनाक कैंसर है। इसका मुख्य कारण जो है वो होने का, वो हम लोग एक हाइपोथेसिस है जो कि काफ़ी रिसर्च यहाँ पे चल रहा है, लेकिन अभी तक आया है कि आर्सेनिक इसका मुख्य कारण। हमारे यहाँ पे पानी में आर्सेनिक का मात्रा ज़्यादा है और उसके चलते ये इस रीजन में ज़्यादा होता है। अभी तक यही रिसर्च है, हो सकता है आगे जाके रिसर्च गलत भी साबित हो सकता है। और दूसरा कारण है स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन। इस रीजन में गॉल ब्लैडर स्टोन भी ज़्यादा होता है। कई लोगों में ये देखने को मिलते हैं कि गॉल ब्लैडर में स्टोन। हाँ, तो अगर गॉल ब्लैडर सिंगल स्टोन है, बड़ा स्टोन है, तो बाद में ये हो सकता है कि 1 साल 2 साल 3 साल में ये कैंसर में चेंज हो जाए। तो किसी भी व्यक्ति को अगर पता चलता है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है, अल्ट्रासाउंड बहुत ही इजी टेस्ट है आजकल, और किसी को बहुत दिन से गैस का प्रॉब्लम है या पेट में दर्द है तो वो अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, और कराना भी चाहिए उनको। अगर उसमें पता चले कि गॉल ब्लैडर में स्टोन में है तो उसका एक सिंपल इलाज है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जो कि 1 दिन पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है और बहुत ही सिंपल सर्जरी है, उससे उसको हटा देना चाहिए। गॉल ब्लैडर स्टोन को रखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे मैं एक कंपेयर करना चाहूँगा कि किडनी में भी स्टोन होता है और गॉल ब्लैडर में भी स्टोन है। किडनी में अगर स्टोन है और उसमें आपको ट्रबल नहीं कर रहा है, पेन नहीं कर रहा है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, उसमें कैंसर नहीं होने जा रहा आपको। ज़िंदगी भर आप छोड़ देंगे, उसका रीज़न अलग है ऑपरेशन कराने का। आपको बार बार पेन होता है या किडनी में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ और कर रहा है, तब वहाँ सर्जरी की ज़रूरत है। कैंसर के डर से सर्जरी नहीं कराते हैं किडनी का स्टोन में, वो एकदम डिफरेंट चीज़ है दोनों स्टोन। लोग नहीं समझते हैं कि वो भी स्टोन है, ये भी स्टोन, लेकिन गॉल ब्लैडर स्टोन वो डेंजरस चीज़ है। एक तो दूसरा कॉम्प्लिकेशन तो होता ही है, इसमें जॉन्डिस वॉन्डिस होने का चांस होता है, बार बार दर्द भी। लेकिन अगर उसमें कोई आपको दर्द नहीं भी होता है, साइलेंट स्टोन जिसको बोलते हैं, उसके बावजूद भी अगर आपको पता चल गया कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो उसका सिर्फ एक इलाज है, वो सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, दूरबीन से सर्जरी होती है उसकी। 1 दिन का स्टे होता है और उसको ज़रूर निकलवा लेना चाहिए। ये वेस्टर्न कंट्री के लिए अलग होता था कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है, साइलेंट है तो उसको छोड़ सकते हैं। नहीं, हमारे यहाँ अगर स्टोन है गॉल ब्लैडर में तो उसकी सर्जरी करके आपको निकलवाना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सर। सर, जाते जाते आप तमाम दर्शकों और लोगों से क्या बोलना चाहेंगे कि ये जो आजकल की दिनचर्या हो गई है, लोगों की लाइफस्टाइल हो गई है, स्मोकिंग, नशे का जो क्रेज़ है वो कहीं ज़्यादा बढ़ गया है, तो क्या बोलेंगे? हेल्दी लाइफ स्टाइल बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ एक डिजीज़ की बात नहीं है, आपके पूरे पर्सनालिटी की बात है, आपके बहुत सारे बीमारियों की बात है। तो अच्छा खाना, अच्छे से सोना, एक्सरसाइज करना और खुश रहना, ये खुश रहना बेहद ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब मैंने पहले बताया जैसे स्ट्रेस होने से आपके निगेटिव हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, उसी तरह खुश होने से आपके बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कि आपको बहुत सारी बीमारियों से इंक्लूडिंग कैंसर से बचाता है। तो इस सारे चीज़ करने के बाद हेल्दी रहना और हेल्दी और सबको खुश करना, और खुश रहने के लिए आपको जो जिस चीज़ को करने से खुशी मिलती है दिन में एक बार ज़रूर करनी चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच सर, आप अपना कीमती समय हमें दे दिया। थैंक यू सो मच। तो आज हम डॉक्टर राजेश कुमार गोस्वामी के साथ थे और हमने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के बारे में चर्चा की है, जिसका शायद लोगों को अंदाजा नहीं हो सकता है कि उनकी जो लाइफस्टाइल है वही करने से उनको जो कैंसर है वो आगे बढ़ सकता है। महिलाओं को होने वाले 2 कैंसर के बारे में हमने जानकारी ली है, सर्विक्स और ब्रेस्ट कैंसर। उसके बाद हमने माउथ कैंसर की भी जानकारी ली और गॉल ब्लैडर में कैंसर की भी सर से जानकारी ली है। तो कैसा लगा वीडियो, और अगर आपको भी कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ NBC 24 पर।